नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह भारत के पड़ोसी देश और भारत का जो संबंध है वह भी तय करता है। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और भारतीय सीमा की बात करें तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। क्या है टॉपिक? क्यों हो रहा है गिलगिट बल्तिस्तान में विरोध? अब देखिए, यहाँ पर जो यह रीजन जो शब्द दिया गया है, आप इस एरिया का नाम जानते हैं, बार बार आपने सुना होगा, गिलगिट बल्तिस्तान। अब यह क्षेत्र यूं तो भारत का क्षेत्र है, लेकिन इस पर अवैध कब्जा जो है वह पाकिस्तान का रहा है। ठीक है, यह जो हिस्सा आप देख रहे होंगे, यह वाला हिस्सा मैप में, यह गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया पड़ता है। तो यहां पर क्या हुआ है कि हाल फिलहाल में विरोध तेज हो गया है। लोग जो यहाँ के हैं वह सड़कों पर उतर आए हैं। अगर यहाँ के इतिहास की बात करें उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन अगर प्रदर्शन की बात करें, लोगों के रहन सहन की बात करें, तो पर्यटन के लिए यह जगह जाना जाता है। यहाँ के लोग अमूमन शांति प्रिय ही रहे हैं। जनरली इन्हें ऐसा नहीं देखा गया है कि सड़कों पे उतरकर बड़ी संख्या में ये प्रदर्शन करते नजर आए हों, जब से पाकिस्तान का इस पर कब्जा रहा है अवैध रूप से। हालांकि भारत इस क्षेत्र पर अपना दावा करता रहा है और भारत का मैप भी देखेंगे तो भारत अपने जो मानचित्र है उसमें भी इस जगह को शामिल करता रहा है। ठीक है, लेकिन अभी जब लोग सड़कों पे उतर गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तब जाकर के अब पूरी दुनिया की नजर इस पर पड़ी है। चाहे वो ब्रिटेन हो, यूएस हो, कनाडा हो, भारत हो, चीन हो, पाकिस्तान, सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। कैसे हैं यह देखना हमारे लिए जरूरी होगा। पाकिस्तान का क्या हित जुड़ा हुआ है, इस जगह का इतिहास क्या है और भारत का पक्ष क्या है। क्या यहाँ पर तनाव होने की वजह से भारत को कुछ फायदा होगा या फिर भारत को कुछ नुकसान होगा पाकिस्तान के संदर्भ में देखें तो इन सभी चीजों पर हम डिटेल से बात कर लेंगे। यदि देखें चर्चा में क्यों है तो बीबीसी ने इस पर बहुत अच्छे से इस आर्टिकल को लिया है। पाकिस्तान गिलगिट बल्तिस्तान में विरोध तेज, कारगिल मार्ग खोलने की मांग क्यों उठी। यहाँ पर कारगिल मार्ग जो है इसकी मांग उठी है कि आप इस मार्ग को, यह जो हाईवे है इसे ओपन कर दीजिए, क्योंकि वहाँ जो है गिलगिट बाल्टिस्तान के अन्य हाईवे है वह ब्लॉक हो चुका है। वहाँ पर लोग सड़कों पे आ चुके हैं, काफ़ी तेज और हिंसक प्रदर्शन होने लगे हैं। तो लोगों का कहना है कि एक वैकल्पिक मार्ग खोलिए, नहीं तो आगे चल के स्थिति और ज़्यादा भयावह हो सकती है। यह बातें यहाँ कही जा रही है, डिटेल से इसको देखेंगे। प्रमुख बिंदु क्या क्या है, चलिए। गिलगिट बल्तिस्तान के शकरदू शहर, अब ये शहर जो है यह पर्यटन के लिए जनरली जाना जाता है। यहाँ पर गिलगिट बाल्टिस्तान का एक प्रमुख शहर है और इस शहर में भी बड़े मात्रा पर पर्यटक यहाँ पर आते हैं। यहाँ के एक शिया धार्मिक नेता जो हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और फिर इनको पाकिस्तान प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनके गिरफ्तारी के लिए ही जो कि लोग यहाँ प्रशासन गिरफ्तार कर लिया, तो लोग इनके समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं कि यहाँ पर ये जो शिया धार्मिक नेता है इनको गिरफ्तार आपने क्यों किया है। सरकार ने यहाँ की स्थिति को देखते हुए तत्काल वहां पर धारा 144 लगा दी है, ताकि अधिकांश तो लोग वहां पर इकट्ठे ना हो और किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। यहाँ पर सार्वजनिक बैठक हो, जुलूस या विरोध प्रदर्शन की अनुमति वहां की प्रशासन अभी फिलहाल नहीं दे रही है। यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा ये सभी इन्वॉल्व हो गया है इसमें। तो ब्रिटेन हो चाहे अमेरिका हो, कनाडा, सभी ने एडवाइजरी जारी किया है अपने नागरिकों के लिए कि यदि आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान का जो उत्तरी हिस्सा है, यानी कि भारत का हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान, लेकिन जिस पर पाकिस्तान का अभी फिलहाल अवैध कब्जा है, यानी कि गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा, आप उस हिस्सा में यात्रा ना करें, क्योंकि अभी वहां जाना ठीक नहीं रहेगा। ऐसा चेतावनी दिया गया है अपने नागरिकों के लिए। क्यों हो रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान में विरोध प्रदर्शन, उसको थोड़ा सा और डिटेल से देख लेते हैं। जैसा कि देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ के एक जो है शिया नेता हैं, धार्मिक गुरु हैं, इन्होंने कुछ कहा है अभी। अब इस मुद्दे पर हम नहीं जाएंगे कि इनका बयान एग्जैक्ट क्या रहा है, क्योंकि इस टॉपिक से हमारा कोई लेना देना धार्मिक मुद्दे से नहीं है। ठीक है, तो शिया धर्मगुरु जो है इन्होंने कुछ कहा है कुछ चीजों को लेकर के, जिसके बयान से अब मामला जो है काफी गंभीर हो गया है। वहां पर यह इस निंदा का जो कानून पाकिस्तान में पहले से प्रस्तावित रहा है, अब कहा जा रहा है कि इन्होंने इस निंदा किया है, इसीलिए इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब यहाँ एक चीज समझिए, पाकिस्तान जो है वह एक सुन्नी प्रधान देश है, यानी कि सुन्नी मुसलमान बहुसंख्यक वहां पर हैं। मुस्लिम आबादी देखेंगे तो शिया और सुन्नी में बटी हुई है। सुन्नी एक बड़ा तबका वहां पर है और एक शिया। तो शिया जो है पाकिस्तान में क्या है, अल्पसंख्यक है।
ऐसे ही पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान भी हैं। तो सुन्नी जो है उसका प्रशासन में हो, राजनीति में हो, सेना में हो, हर जगह बढ़त किनका है? सुन्नी मुसलमान का। और शिया मुसलमान की स्थिति देखेंगे तो 2m दर्जे का यहाँ पर पाकिस्तान में है। ऐसे ही अहमदिया मुसलमान का भी है। अहमदिया मुसलमान को तो मुसलमान मानते भी नहीं है, वहाँ के जो धार्मिक गुरु हैं कहते हैं इस्लाम का ये हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए शिया मुसलमान के साथ की क्या स्थिति है कि पूरा पाकिस्तान जो है वह सुन्नी मुस्लिम बहुसंख्यक देश है, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान जो है वह शिया बहुसंख्यक जगह है। ठीक है, अब इस बातों को देख लिया आपने। तो यह मुद्दा जो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रशासनिक तो अपनी जगह है, लेकिन यह धार्मिक मुद्दा आकर के बन जाता है। तो इनका कहना है कि ये जो शिया धर्मगुरु हैं आगा बाकिर अल हुसैनी, इनके बयान से कहीं न कहीं इस्लाम का अपमान हुआ है। इस निंदा कानून इन पर लग सकता है और इस निंदा कानून लगने का मतलब है कि आजीवन कारावास या फांसी की सजा तक हो सकती है। तो मामला बहुत ही ज़्यादा जो है गंभीर वहाँ का बन गया। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग सड़कों पे उतरे हैं, यानी कि हर एक इंसान के बारे में कहा जा रहा है कि कोई भी अभी अपने घर में मौजूद नहीं है। वहाँ पर पाकिस्तान में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें तो इसीलिए मामला बहुत गंभीर हो गया है। अब जरा लोकेशन को हम समझ लेते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपसे कि यह क्षेत्र जो है वह भारत का क्षेत्र है, ठीक है, लेकिन इस पर कब्जा जो है वह पाकिस्तान का है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में, यह देखिए जम्मू कश्मीर का, यह पुराना जम्मू कश्मीर है, यानी कि जब 370 यहाँ से नहीं हटाया गया था उससे पहले का ये जम्मू कश्मीर का पूरा मैप है। इसको सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए क्योंकि कुछ हिस्से हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। यह एरिया जो है यह गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा है, अफगानिस्तान से लगता हुआ यह क्षेत्र पर जाता है। ठीक है, यह हिस्सा जो आप देख रहे हैं, यह वाला हिस्सा, यह पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, हालांकि पीओके दोनों ही जगह को बोलते हैं, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अब यहां एक चीज समझ लीजिए, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो बोलते हैं वो हम लोग बोलते हैं, भारत के लोग बोलते हैं। क्या पाकिस्तान के लोग इसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं? जाहिर सी बात नहीं। पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं? वो आजाद कश्मीर कहते हैं। कहते हैं यह हिस्सा जो है वह आजाद हो चुका है कश्मीर का, और यह हिस्सा जो है उसे आजाद करना बाकी है। ऐसा स्वप्न पाकिस्तान के लोग, वहां के राजनीतिक लोग भी ऐसा देखा करते हैं। उनका मकसद भी तो यही रहता है कि कश्मीर को भारत से किसी तरह से अलग करना है। हर चुनावी रैली में वहां देखेंगे यही राग अलापा भी जाता है। तो यह हिस्सा आप समझ गए कि यह पीओके वाला हिस्सा हो गया, यह गिलगित बाल्टिस्तान हो गया जिसे पीओके भी कहा जाता है। अब इस लोकेशन को समझ लीजिए, चलिए इसको मिटा देता हूं। अब यहां पर समझिए, इस लोकेशन को समझिए। यह जो लोकेशन है, ये हिस्सा जो है सक्षम वैली है। सक्षम वैली के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यह हिस्सा किसका है? इंडिया का। अब यहां समझिए, भारत का हिस्सा है, कब्जा में किसके है? पाकिस्तान के, लेकिन फिलहाल किसको मिला हुआ है? तो चीन को। अब आप कहेंगे ये क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, यही इंटरेस्टिंग बात है कि यह एरिया जो है वह भारत का है। पाकिस्तान ने क्या किया 1963 ईस्वी में, अब पाकिस्तान का सदाबहार मित्र कौन है? चीन। तो इसको मन किया कि हम अपने मित्र को, चीन को कुछ गिफ्ट में दे, तोहफा में दे। कारण कुछ यहाँ पर सामरिक वजह था, क्योंकि चीन को यह जगह चाहिए था, तो इसने क्या किया, चीन को यह जगह गिफ्ट में दे दिया, सक्षम वैली। ठीक है, तो यह एरिया किसका हो गया? भारत का। पाकिस्तान ने किसको दे दिया? चीन को। तो यह मामला यहां पर बिगड़ता हुआ इसलिए नजर आता है। और यह जो हिस्सा आप देख रहे हैं, अब इस हिस्सा पर नजर डालिए, यह जो येलो कलर देख रहे हैं, डार्क येलो, अब यहां क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है जो कि हमारे नियंत्रण में आ जाता है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर का सामरिक महत्व आप समझते ही होंगे। यहां जो टेम्परेचर होता है -40 डिग्री तक चला जाता है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहां से घुसपैठ काफी होता है। कारगिल युद्ध आपको 1999 का याद होगा, यहां पर इसी दरमियान जो है, इसी जगह से घुसपैठ हुआ था। क्योंकि ठंड के मौसम में क्या होता है, भारत और पाकिस्तान दोनों ही सेनाएं वापस लौट आते हैं यहां से। ठीक है, यह जगह पूरा बर्फ से भरा रहता है। इसी का फायदा उठाते हुए 1999 में पाकिस्तानी सेना ने यहां पर घुसपैठ किया और आतंकवादी भी घुसपैठ किए। फिर बड़ी मशक्कत से, आपको याद होगा, कारगिल युद्ध हुआ और किसके सर से टाइगर हिल हो गया या द्रास का एरिया हुआ, भारत को जीतना पड़ा और काफी मशक्कत हुआ था उस वक्त में। तो यह हिस्सा वहीं पर जाता है। अब चलिए यहाँ एक और हिस्सा पड़ता है। कश्मीर का लोकेशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने आप में अगर भारत के मानचित्र के हिसाब से बात करें तो सबसे कॉम्प्लेक्स चीज यही है। अब यहाँ अक्साई चीन को देखिए, यह भी कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन आपको यह एरिया जो है इसे अक्साई चीन कहा जाता है, यह हिस्सा और यह से
यहाँ पे ये अक्साई चीन है। जब 1962 का युद्ध हुआ था उसके बाद जो है इस एरिया पर कब्जा हो गया था चीन का, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि यह आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा है, लेकिन अभी नियंत्रण में किसके पास है? चीन के पास मौजूद है। यह जो एरिया है पूरी तरह से आप कह सकते हैं पथरीला एरिया है, पथरीला रेगिस्तान इसे कहना ज्यादा माकूल होगा, सही होगा। तो इस हिस्से पर नियंत्रण पड़ जाता है चीन का, ठीक है। यहां पर इसीलिए आप देखेंगे घुसपैठ होता रहता है, चाहे अगर आप यहां पर देखें ट्राई जंक्शन पड़ जाता है, डोकलाम पड़ जाता है, गलवान घाटी में पड़ जाता है, चुंबी घाटी पड़ता है। इस एरिया में लगातार जो है डिस्प्यूट होते रहता है, किसके किसके बीच? इंडिया और चाइना के बीच लगातार यहां झड़प चलती रहती है। अभी देखेंगे आप 18-19 दौर की वार्ताएं हो चुकी है, आर्मी के लेवल की बात कर रहा हूं, किसके किसके बीच? इंडिया और चाइना के बीच। लेकिन अभी तक जो सॉल्यूशन मिलना चाहिए वह नहीं मिला है। इसकी वजह क्या है? चीन की विस्तारवादी नीति। चीन के विस्तारवादी नीति की वजह से सभी पड़ोसी देश कहीं ना कहीं इससे परेशान हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया प्रायद्वीप हो, चाहे रसिया हो, चाहे भारत हो, चाहे दक्षिण चीन सागर के देश हो, ताइवान हो, फिलीपींस हो, सभी जगह देखेंगे चीन का मसला कहीं न कहीं फंसा हुआ है। तो भारत के साथ भी यही स्थिति बनी हुई है। अब आप कहेंगे कि जी फिर मामला जम्मू कश्मीर अपने पास है कितना? देखिए, यूं तो ये पूरा जो आपको मैप पे देख रहा है ये हमारा है, हमारे प्यारे हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, आधिकारिक तौर पर हम ये मानते हैं और दुनिया भी ये मानती है, ठीक है। लेकिन यहां पर फिलहाल हमारे नियंत्रण में जो जगह है वह इतना ही पड़ता है। ये देख लीजिए, फिलहाल में जो नियंत्रण का जगह है वो हमारे पास इतना पड़ जाता है जम्मू कश्मीर का। तो यह हिस्सा पूरा जम्मू कश्मीर का पड़ता है और इस हिस्सा में लद्दाख, लेह लद्दाख का एरिया पड़ जाता है। इतना चीज आपको समझ में आ गया। लगातार जो पाकिस्तान कहता है कि भारत के साथ जो बातचीत होगा वह इस कश्मीर के मुद्दे पर होना चाहिए बातचीत में, और भारत सरकार क्या कहती है? टेरर एंड टॉक कांट गो टुगेदर। तो आपको सबसे पहले सीमा पार से आतंकवाद रोकना होगा। यह जो पीओके का एरिया है इसे टेररिस्ट का लॉन्चिंग पैड कहा जाता है, क्योंकि यहां पर आतंकवादी भरे हुए हैं, ठीक है, इनका ठिकाना है। इसी वजह से सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था भारत सरकार की तरफ से, भारतीय आर्मी की तरफ से, वह इसी एरिया में हुआ था, ठीक है। तो यह मामला इस तरह से यहां फंसा हुआ है और अपने आप में यह एरिया काफी संवेदनशील हो जाता है। इस मैप को मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो भारत सरकार का जो शासन चलता है वह इसी हिस्से पे चलता है, यानी कि इस हिस्से पर टोटल अगर आप देखेंगे, इसको क्या किया है भारत सरकार ने? जब 370 वहां पर आर्टिकल को खत्म कर दिया 2019 में 5 अगस्त को, उसके बाद यहां पर इस दोनों को यूटी बना दिया गया। लंबे समय से मांग चल रही थी यह जो पहाड़ी राज्य है लद्दाख, इसे एक अलग प्रदेश बना दिया जाए। तो केंद्र सरकार ने क्या किया? यूटी बना दिया, यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को तो बनाया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक और निर्णय लिया, और वह निर्णय क्या लिया गया कि जम्मू और कश्मीर को एक अलग राज्य बना दिया, और राज्य ही नहीं बनाया बल्कि इसे भी यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। उपराज्यपाल के द्वारा अभी यहां पर शासन होता है। लेकिन एक ट्विस्ट है यहां पर। ट्विस्ट क्या है कि जम्मू कश्मीर यूटी तो रहेगा पर यहां विधानसभा होगा, यहां चुनाव होगी। ठीक जम्मू कश्मीर की वही स्थिति होगी जो स्थिति दिल्ली की होती है, यानी कि आप जानते हैं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा होती है, चुनी हुई सरकार काम करती है, या जो ठीक स्थिति पुडुचेरी की होती है, ठीक है। तो यहां पर जम्मू कश्मीर में भी यही होगा। हालांकि जब से ऐसा हुआ है 2019 से, यानी कि 5 अगस्त 2019 को ये 370 हटा था और यूटी बना था, उसके बाद से अभी तक यहां चुनाव नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में केंद्र सरकार से यह पूछा था कि आप डेडलाइन बता दीजिए कि कब तक आप यहां पर चुनाव कराएंगे, लोकतंत्र की बहाली कब कराएंगे, चुनी हुई सरकार कब यहां चलाएगी। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, यही कहा गया कि देखिए उचित समय मिलते ही, चूंकि यहां पर शांति व्यवस्था को लेकर के समस्या आ रही है, तो जैसे ही चुनाव के लिए माकूल वक्त हमें मिल जाएगा, लगेगा कि इलेक्शन करा लेना है, हम तुरंत यहां पर यह काम करा लेंगे और यहां लोकतंत्र की बहाल कर देंगे। यहां से जो है यूटी हम हटा लेंगे, ध्यान देना है, यूटी हटा लेंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा भी हम इसको जम्मू कश्मीर को दे देंगे। केंद्र सरकार ने यह कहा है। गृह मंत्री जो अमित शाह हैं वह लोकसभा में खुद ये बात कहे। तो यह स्थिति आपको समझ में आ गया सबसे पहले, क्योंकि देखिए इसके मैप को ही समझना सबसे ज्यादा जो है चैलेंजिंग है। यूं तो कहने के लिए पूरा कश्मीर भारत के पास है, लेकिन भारत का जो शासन है वह कश्मीर के इतना ही हिस्से पर पड़ता है, और यह एरिया जो है ये दोनों पाकिस्तान के नियंत्रण में है और यह चीन के नियंत्रण में है, ठीक है। मामला इतना समझ में आ गया। अब हम ये भी समझ गए आप कि किस तरह से यूटी बना, इसकी हिस्ट्री भी समझ गए कश्मीर की। अब आगे हम बढ़ते हैं मुद्दे की तरफ
गिलगिट बाल्टिस्तान के इतिहास को भी समझना हमारे लिए जरूरी हो जाएगा, क्योंकि गिलगिट जो है जम्मू कश्मीर रियासत का एक भाग हुआ करता था। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उसने क्या किया था कि जम्मू कश्मीर रियासत से राजा हरि सिंह से इसे पट्टे पर प्राप्त कर लिया था। अब वर्ष 1947 में जब भारत आजाद होता है, यहां पर ऑप्शन दिया गया, विकल्प दिया गया राजा हरि सिंह को कि आप जो है या तो कश्मीर राज्य को आप पाकिस्तान के साथ ले जा सकते हैं या भारतीय ध्वज के नीचे ला सकते हैं या आप स्वतंत्र रह सकते हैं। तो आप जानते हैं कि करीब 550 देशी रियासत थे, सभी या तो भारत के साथ गए या पाकिस्तान के साथ गए। लेकिन आप जूनागढ़ के बारे में जानते हैं, आप हैदराबाद के बारे में जानते हैं और आप जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। ये 3 ऐसे देशी रियासत थे जिन्होंने कहा कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहेंगे। जूनागढ़ और जो हैदराबाद है उन्हें तो मिला लिया गया, लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर की स्थिति यह रही कि राजा हरि सिंह खुद को स्वतंत्र रखना चाहते थे। 47 में जैसे ही ये सब होता है, वहां पर भारत ने जम्मू कश्मीर की यह स्थिति जो है, राजा हरि सिंह उनकी बात मान ली। इन्होंने कहा कि हम जो है विलय नहीं करेंगे। तो वहां पर जो भारत के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, इन्होंने इनकी स्थिति को मान लिया। लेकिन पाकिस्तान नहीं मानता है। ठीक है, पाकिस्तान क्या करता है, पीछे से घुसपैठ करता है और कबीलाइयों के द्वारा यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी उसको साथ देती है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ हो जाता है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करते हुए जो ये कबीलाई थे, ये बाल्टिस्तान, कारगिल और द्रास पर कब्जा कर लेते हैं। भारतीय सेना ने अगस्त 1947 में कारगिल और द्रास को उसके कब्जे से वापस मुक्त फिर करा लिया था, जब इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 1949, जितनी बातें मैंने आपको स्टोरी में समझाया है वही कुछ बातें लिखी हुई है, उसको आपको मैं एक एक करके समझा देता हूं। 1 जनवरी 1949 को भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के पश्चात अप्रैल 1949 में पाकिस्तान ने पाकिस्तान प्रशासित, यहां समझिए, पाकिस्तान प्रशासित जम्मू और कश्मीर की सरकार के साथ एक समझौता कर लिया। अब यहां पर पाकिस्तान प्रशासित जम्मू कश्मीर कहने का तात्पर्य क्या हो गया, जो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान इस एरिया को कहता है, इस एरिया को क्या कहता है, आजाद कश्मीर, और इसको गिलगित बाल्टिस्तान। तो इस एरिया की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो पाकिस्तान की सरकार ने क्या किया, जम्मू और कश्मीर की सरकार के साथ समझौता किया है, जो हिस्सा उसके पास चला गया। इस समझौते के अनुसार वे क्षेत्र जिन पर पाकिस्तान ने नियंत्रण कर लिया था, उसके अलावा जैसे कि देखिए रक्षा हो गया, विदेश मामले पाकिस्तान सरकार को सौंप दिया गया। उन्होंने कहा कि देखिए आपका जो रक्षा है और विदेश मामला है वो मैं देखूंगा। इसके साथ ही आजाद जम्मू कश्मीर, आजाद जम्मू कश्मीर कौन कहता है, पाकिस्तान कहता है, भारत नहीं कहता है। बिल्कुल भी इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। भारत क्या कहता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है। ठीक है, अवैध कब्जा भारत उसका मानता है, लेकिन यह कहता है कि जम्मू कश्मीर का यह हिस्सा जो है वह आजाद है। तो आजाद जम्मू कश्मीर की अंतरिम सरकार ने गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र का प्रशासन भी फिर क्या किया, पाकिस्तान को सौंप दिया। किसका, तो गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया जाता है। पाकिस्तान ने वर्ष 1974 में अपने संविधान में अवैध कब्जे वाले कश्मीर, यानी कि जिसको हम पीओके कहते हैं, एवं गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांत के रूप में सम्मिलित नहीं किया था। ठीक है, उसे वो प्रांत नहीं मानती थी, लेकिन हालांकि बाद में ऐसा किया गया। भारत सरकार ने इस पर आपत्ति भी जताई। वर्ष 1975 में पाक अधिकृत कश्मीर का संविधान जो होता है, यह क्षेत्र स्वशासित स्वायत्त क्षेत्र बन गया। यहां ध्यान देने की बात है, जब 1975 में पाक अधिकृत कश्मीर का संविधान तैयार होता है, उस समय इस क्षेत्र को, किस क्षेत्र को, जो गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र था, इस क्षेत्र को स्वशासित स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र का महत्व समझिए। सबसे पहले मैं मैप के थ्रू बता देता हूं, क्योंकि मैप के थ्रू आप पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि यह एरिया जो है, इस तरह का यह एरिया देखेंगे तो यह पूरी तरह से पड़ जाता है पोक का हिस्सा, और यह पूरा पड़ता है गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा। ठीक है, यहाँ पर सक्छम वैली मैंने कहा यह चीन को दे दिया गया, सियाचिन ग्लेशियर ये हमारे पास है, और पूरा यह हिस्सा वाला जो है हमारे पास है, और अक्साई चीन जो है वह फिर चाइना के पास पड़ जाता है। अब जरा इस हिस्सा को देखिए, यहाँ पर सामरिक दृष्टिकोण से जम्मू कश्मीर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें, गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें तो एक तरफ यहाँ पाकिस्तान पड़ता है, दूसरी तरफ चीन पड़ता है, ऊपर अफगानिस्तान पड़ता है, और फिर सेंट्रल एशिया के देश पर जाते हैं। और यहाँ भारत की स्थिति देखेंगे, भारत का ही हिस्सा है, फिलहाल अवैध कब्जा में है। तो भारत का जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, जिस पर भारत सरकार का शासन चलता है, वह क्षेत्र यहाँ से शुरू होता है। तो यह हिस्सा देख लीजिए अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है सामरिक दृष्टिकोण से। इसके अलावा इसी एरिया से चीन यहाँ पर क्या करता है, कॉरिडोर निकालता है और पाकिस्तान के बॉर्डर पोस्ट तक पहुंचता है। तो इसलिए भी यह एरिया काफी महत्वपूर्ण हो जाता है चीन, पाकिस्तान और भारत तीनों के नजरिए से। अब यहां से यदि निकालता है
कॉरिडोर। इसीलिए भारत सरकार का कहना है कि यह क्षेत्र तो हमारे हिस्से में है पूरा, आप यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते। तो भारत सरकार इसीलिए उसके वन रोड प्रोजेक्ट जो है उसका कहीं ना कहीं विरोध भी करते हुए नजर आती है। देखिए, इसकी सीमाएं जो है पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान से मिलती हैं। भू सामरिक स्थिति के कारण भारत एवं पाकिस्तान दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके उत्तर में जैसा कि हमने कहा काराकोरम, लद्दाख श्रेणी तथा पश्चिम में खैबर पख्तूनख्वा स्थित पड़ता है। यह पाकिस्तान का एक प्रांत है। ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र से होकर ही चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है जो कि ग्वादर पोर्ट तक जाता है। पाकिस्तान का मकसद क्या है कि उस पोर्ट से सीधा चीन तक जो है माल सप्लाई हो जाए और उसको निश्चित तौर पर ये जो दक्षिण चीन सागर से घूम के आना पड़ता है हिंद महासागर होते हुए, उतनी लंबी यात्रा उसे ना करना पड़े। तो इसी को यह चूंकि यहाँ कॉरिडोर जाता है तो भारत सरकार इसे अपनी संप्रभुता के खिलाफ मानती है, क्योंकि यह आधिकारिक तौर पर तो भारत का जगह है। अवैध कब्जा भले ही है, तो वहां पर कंस्ट्रक्शन का किसी तरह का काम पाकिस्तान को नहीं कराना चाहिए था, और वो भी चीन के साथ मिलकर। इसीलिए भारत सरकार यहाँ पर जो है विरोध करती है। वन बेल्ट वन रोड परियोजना का भी भारत सरकार इसीलिए विरोध करती हुई नजर आती है। अब इस एरिया पे पाकिस्तान का दृष्टिकोण क्या है, इसे समझिए। वर्ष 1970 तक संयुक्त गिलगित क्षेत्र और पोक एक ही इकाई माना जाता था, लेकिन 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने संयुक्त गिलगित क्षेत्र को पोक से अलग कर दिया। ठीक है, पोक का हिस्सा अब जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा रहा, जिसे वो अब आजाद कश्मीर कहने लगा, और यह जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है उसे वह अलग कहने लगा। उत्तरी क्षेत्र या नॉर्दर्न एरियाज प्रत्यक्ष रूप से संघ सरकार के नियंत्रण में अब थे, यानी कि गिलगिट बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र की बात की जा रही है। वर्ष 2009 के गिलगिट बाल्टिस्तान सशक्तिकरण और स्वशासन आदेश 2009 द्वारा पाकिस्तान ने उत्तरी क्षेत्र विधान परिषद को विधानसभा में अब यहां पर बदल दिया। यहीं से मामला जो है शुरू होता है। भारत सरकार यहां से विरोध भी करना शुरुआत करती है कि आपने इसे विधानसभा में क्यों तब्दील किया। इसमें 24 निर्वाचित एवं 9 मनोनीत सदस्य भी रहते हैं, जिसका भारत सरकार विरोध करती है कि यह जगह हमारा है, इसीलिए यहाँ पर इलेक्शन वगैरह जो भी होंगे वह हमारे आदेश से होंगे, हमारे अनुकूल होंगे, आपको कोई अधिकार नहीं है इस तरह का काम करने का। इसी आदेश के द्वारा उत्तरी क्षेत्र को गिलगिट बाल्टिस्तान का नाम दे दिया गया। ठीक है, उत्तरी जो ऊपर का हिस्सा पड़ जाता है गिलगिट बाल्टिस्तान पड़ता है। तो गिलगिट बाल्टिस्तान आदेश 2018 गिलगिट बाल्टिस्तान सशक्तिकरण और स्वशासन आदेश 2009 को निरस्त कर देता है। पहली बार यहाँ क्या होता है, मुख्यमंत्री और गवर्नर की व्यवस्था की जाती है। पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं हुआ करता था, मैंने पहले बताया स्वशासन के द्वारा चलता था, लेकिन जब 2018 में आया यहाँ पर मुख्यमंत्री और गवर्नर की परिकल्पना की गई। मुख्यमंत्री और गवर्नर की परिकल्पना कहने का मतलब है पाकिस्तान इसे अब अपने एक स्टेट का दर्जा दे चुका था, अपना एक राज्य मान चुका था, जिसका विरोध यहां पर भारत सरकार करती है। पाकिस्तान की संसद में इस क्षेत्र से कोई प्रतिनिधि अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, अब यहां पर भारत का पक्ष हमारे लिए जानना जरूरी हो जाएगा। भारत द्वारा गिलगिट बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है पाकिस्तान द्वारा उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में जो परिवर्तन किया गया, भारत उसका विरोध कर रही है कि वहां पर आपको कोई अधिकार नहीं है कि उसे आप राज्य का दर्जा दें, वहां मुख्यमंत्री गवर्नर वगैरह नहीं होना चाहिए, चुनावी प्रक्रिया वहां नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जिसमें गिलगिट और बाल्टिस्तान क्षेत्र सम्मिलित है, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर है इसी में पीओके है, और ये जो लद्दाख वाला क्षेत्र है इसी में गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र भी सम्मिलित है, जो मैं आपसे दिखाया था। तो भारत कहता है कि ये तो हमारा अभिन्न अंग है, आप इसके साथ कोई भी राजनीतिक या प्रशासनिक जो काम है यहाँ पर संचालित नहीं कर सकते हैं। इस क्षेत्र में पाकिस्तान का अवैध रूप से कब्जा किए गए क्षेत्र हैं जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं है, भारत सरकार यह मानती है। रक्षा मंत्री लगातार आप जानते हैं राजनाथ सिंह ये कहते रहे हैं कि आप यह कहना बंद करो। वो पाकिस्तान से कहते हैं कि हम कश्मीर पर बात करेंगे, वो कह रहे हैं कि अब बात होगी तो पीओके पे होगी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे होगी और गिलगिट बाल्टिस्तान पे होगी, क्योंकि वो दोनों ही भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसीलिए भारत सरकार आपसे आग्रह करती है और आपको आदेश भी देती है कि आप इस क्षेत्र को अविलंब खाली करके बाहर निकल जाएं, यह क्षेत्र भारत का है। तो अब देखिए पूरा जब डिस्कशन आप देख लिए हैं, सुन लिए हैं, अब आप इस कंक्लूजन पे पहुंचिए कि गिलगिट बाल्टिस्तान में यदि किसी तरह की शांति व्यवस्था भंग होती है, वहां के लोग परेशान होते हैं। देखिए शांति व्यवस्था कई वजहों से भंग हो सकता है, लेकिन जब आम नागरिक वहां जो है अपने प्रशासन से उब जाता है, वहां पर उसके खिलाफ प्रदर्शन करने लग जाता है, और वह प्रशासन भी कैसा जो उस पर थोपा हुआ है, जबरदस्ती उस पर नियंत्रण है, तो निश्चित तौर पर इससे फायदा किसको होगा, भारत को होगा। क्योंकि देखिए जगह तो आप हड़प सकते हैं, लेकिन लोगों के दिल को आप हड़प नहीं सकते। उसे तो दिल लोगों का क्या होगा, जीत ही सकते हैं आप, हैं हड़पेंगे कैसे उसे। ठीक है, तो इसीलिए भारत के दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत फायदे का भी सौदा
नजर आता है। हालांकि सीमा पर अशांति बनता है, लंबे समय तक चलता है, तो भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए यह चुनौतीपूर्ण काम भी होगा। इसलिए भारत को इस पूरे घटना पर नजर बना करके रखना पड़ेगा। चीन पर भी नजर बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि चीन का वहां आर्थिक हित काफी जुड़ा हुआ है। मैंने पहले कहा कि वहां से कॉरिडोर गुजरता है। और पाकिस्तान पर भी देखना ही पड़ेगा कि पाकिस्तान वहां पर आम नागरिकों के साथ क्या करती है। तो यह पूरा डिस्कशन हो गया, आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि यह क्षेत्र जो है काफी महत्वपूर्ण है और आपका आंतरिक सुरक्षा का जो खंड है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण यह हो जाएगा। इस पर एक संभावित प्रश्न है, देख लेते हैं, प्रीलिम्स का है। गिलगिट एवं बाल्टिस्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान देना है, सत्य नहीं है पूछा गया है, तो जल्दी से सत्य है कह के निकल नहीं लेना है। पुछल्ले शब्द को ध्यान में देना है। 4 यहां पर विकल्प दिए गए हैं। इसकी सीमाएं पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से मिलती है। इसके उत्तर में काराकोरम और लद्दाख श्रेणी तथा पश्चिम में खैबर पख्तूनख्वा स्थित है। इस क्षेत्र से होकर ही चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है। पाकिस्तान ने वर्ष 1974 में अपने संविधान में गिलगिट बाल्टिस्तान को एक प्रांत के रूप में सम्मिलित किया। आपको देखना है कि ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इस 4 विकल्प में कौन सत्य नहीं है, कहने का मतलब है कि कौन गलत है। तो जो गलत होगा वही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यह बात आप समझ लीजिए। तो यहां पर इसके साथ ही इस लेक्चर को यहां खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप लोग जिस तरह से जवाब देते रहे, कमेंट बॉक्स में सही जवाब आप लोग का आता रहा है। आप में से तो बहुत सारे लोग जो हैं वह यह भी बताते हैं कि कोई विकल्प गलत है तो क्यों गलत है। मेरा मानना है कि अध्ययन अध्यापन का यह सबसे अच्छा तरीका है। यदि आपको अपना प्रिपरेशन सही ढंग से करना है तो आप जरूर इस बात पे फोकस कीजिए कि कोई विकल्प गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है। कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके जरूर बताइए। किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो कि आपको लगता हो कि यह कॉम्प्लेक्स है, आपको समझने में कठिनाई हो रही है, हमें लिख भेजिए, हमारी टीम पूरी उस पर काम करेगी। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।